तो कहानी को मैं आगे बढ़ाती हूँ। यहाँ पे आपको पहले मैं एक बात बता दूँ कि नए शरणार्थी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। और ये नए शरणार्थी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि नए शरणार्थी से आप क्या समझते हैं, नए शरणार्थी के बारे में क्या बताया गया है, भारत में नए शरणार्थी कौन है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको यहीं से मिल जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर को अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाता है। ये लोग आधुनिक भारत के नए शरणार्थी हैं। अभी लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि जो औरतें खेती का काम किया करती थी अमझर गांव में, एक पांत में खड़ी होकर झुककर धान रोपने का काम किया करती थी। ठीक है, जब गांव को विस्थापित कर दिया गया तो लोगों को वहां से बाहर कर दिया गया। वे लोग कहाँ गए? वे किसी सड़क के किनारे, जैसे भोपाल, जबलपुर, बैरन, इन सब के सड़क के किनारे बैठकर पत्थर कूटने का काम करती हैं। तो ये लोग जो हैं वो नए शरणार्थी कहलाते हैं। इन्हें ही हम आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहते हैं, जिन्हें औद्योगिकरण के झंझावत ने अपनी घर ज़मीन से उखाड़ कर हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया। इन लोगों का जो अपना घर था, उस घर से, उस गांव से इनको उजाड़ दिया गया, इनको वहाँ से बाहर कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया। और ये औद्योगिकरण के झंझावत के कारण, औद्योगिकरण के झंझावत का मतलब होता है कि जैसे नए नए मतलब फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती है, प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है, तो उस जगह को खाली करा दिया जाता है। तो औद्योगिकरण की झंझावत यानी कि इतने सारे औद्योगिकरण होने लगे कि उसकी भीड़ लग गई, और उस झंझावत के कारण ऐसे कई सारे गांव उजाड़ दिए जाते हैं और लोगों को निर्वासित कर दिया जाता है। प्रकृति और इतिहास के बीच यह गहरा अंतर है। अब प्रकृति और इतिहास, इन दोनों के बीच में एक गहरा अंतर है। क्या अंतर है उसको समझिए। बाढ़ या भूकंप के कारण लोग अपना घर बार छोड़कर कुछ अरसे के लिए ज़रूर बाहर चले जाते हैं। जब कभी गांव में बाढ़ आ जाती है या फिर भूकंप आ जाता है तो लोग क्या करते हैं, गांव को छोड़कर कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए दूसरी जगह चले जाते हैं। परंतु जैसे ही स्थिति बिल्कुल सामान्य हो जाती है तो लोग वापस अपने उसी गांव में, उसी घर में आ जाते हैं, घर फिर से बना लेते हैं। परंतु आफत टलते ही वे दोबारा अपने जाने पहचाने परिवेश में लौट भी आते हैं। किंतु विकास और प्रगति के नाम पर जब इतिहास लोगों को उन्मूलित करता है तो वो फिर कभी अपने घर वापस नहीं लौट सकते। कहानी का क्या नाम है? जहाँ कोई वापसी नहीं। तो जब विकास होता है या प्रगति होती है, यानी कि जैसे कोई बड़ी फैक्ट्री, इंडस्ट्री लगाई जाती है, तो विकासशील रास्ते पे एक नया कदम होता है। तो इस रास्ते पे चलते हुए जब गांव उजाड़ दिए जाते हैं तो उस गांव में वापसी किसी की नहीं हो पाती, उस जगह में वापसी नहीं होती, उस गांव में वापसी नहीं होती। वे लोग अपने घर वापस कभी नहीं आ सकते। आधुनिक औद्योगिकरण की आंधी में ऐसे मनुष्य ही नहीं उखड़ता बल्कि उसका परिवेश और आवास स्थल भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। तो जब औद्योगिकरण का पहिया घूमता है तो इसमें सिर्फ मनुष्य ही नहीं उखड़ता है बल्कि वो परिवेश भी खराब हो जाता है। वो आवास स्थान जहाँ वो रहा करते थे वो भी उजड़ जाता है। तो यहाँ आपको दो प्रश्न मिले हैं, इतिहास और प्रकृति में क्या अंतर समझाया गया है, नए शरणार्थी से क्या समझते हैं आप। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिएगा। एक भरे पूरे ग्रामीण अंचल की कितनी नासमझी और निर्ममता से उजारा जा सकता है, सिंगरौली इसका बलंत उदाहरण है। तो एक अच्छा सा गांव, एक सुंदर सा गांव, इसको किस नासमझी से या किस निर्ममता से, मतलब मन में मोह नहीं, इस तरह से उजाड़ दिया गया, वहाँ से लोगों को निकाल दिया गया। ये सिंगरौली प्रोजेक्ट उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। अगर यह इलाका उजाड़ रेगिस्तान होता तो शायद इतना क्षोभ नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई उजाड़ रेगिस्तान होता जहाँ पानी नहीं, खेत नहीं, गांव नहीं, लोग नहीं, पेड़ पौधे नहीं, तो कोई बात नहीं था। उस स्थान पे अगर प्रोजेक्ट बन रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन किंतु सिंगरौली की भूमि इतनी उर्वरा और जंगल इतनी समृद्ध है कि इतने उनके सहारे शताब्दियों की हजारों वनवासी और किसान अपना भरण पोषण करते आए हैं।
परंतु ये स्थान जहाँ पे सिंगरौली का यह गांव बस रहा था, अमझर गांव, इसकी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति थी वो बहुत अच्छी थी। इतनी अच्छी थी कि न जाने कितने सालों तक लोग यहाँ पे अपना जीवन जी सकते थे, खेती करके अपना जीवन काट सकते थे। और जंगल भी बहुत समृद्ध था, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे, इतने मतलब घने जंगल, इतना समृद्ध था कि लोग चाहते, क्योंकि जंगल से लोग लकड़ियाँ काट कर चूल्हा वूल्हा जलाकर उपयोग करते हैं ना, काम करते हैं, तो ये इतना समृद्ध था कि इसके सहारे बहुत सालों तक, हज़ारों सालों तक यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं या किसान हैं वो अपना जीवन चला सकते थे, भरण पोषण कर सकते थे। 1926 से पूर्व यहाँ खैरवार जाति के आदिवासी राजा शासन किया करते थे। तो 1926 से पहले की बात है, जब यहाँ पे खैरवार जाति के एक आदिवासी राजा थे जो यहाँ पे शासन किया करते थे, लोगों पे हुकूमत किया करते थे। किंतु बाद में सिंगरौली का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। तो 1926 के पहले की बात है, जब खैरवार जाति के एक आदिवासी राजा यहाँ पे शासन किया करते थे। परंतु बाद में क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक खंड जो है रीवा राज्य, इसे रीवा राज्य के भीतर, इस गांव को रीवा राज्य के भीतर शामिल कर दिया गया है। एक हिस्सा उत्तर प्रदेश का और एक हिस्सा मध्य प्रदेश का, इसे रीवा राज्य में शामिल कर दिया गया था। 20 वर्ष पहले तक समूचा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। तो कुछ वर्ष, 20 वर्ष पहले की बात है, जब ये पूरा क्षेत्र जो था वो विंध्याचल और कैमूर, इनके पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। आपने नाम सुना होगा विंध्याचल के पहाड़ों का, जहाँ अधिकांशतः कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते हैं। तो इस तरह के पेड़ वहाँ पे बहुतायत में या अधिकांश मात्रा में उगा करते थे। कत्था, महुआ, बांस और शीशम। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम ही श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। और पुरानी एक कहानी है जिसके अनुसार ये कहा जाता है कि सिंगरौली जो नाम है वो इसीलिए दिया गया क्योंकि ये श्रृंगावली पर्वतमाला, ये जो पर्वतमाला है श्रृंगावली, इसी से ये नाम निकला है सिंगरौली, जो पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। चारों ओर फैले घने जंगल के कारण यातायात के साधन इतने सीमित थे कि एक ज़माने में सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद काला पानी माना जाता था, जहाँ न लोग भीतर आते थे न बाहर जाने का जोखिम उठाते थे। तो बहुत समय पहले की बात है जब इसे काला पानी माना जाता था। काला पानी एक ऐसा स्थान को कहते हैं जहाँ पे लोग न जाते हैं और न आते। तो जंगल इतने समृद्ध थे और यातायात के साधन नहीं थे कि लोग इस गांव में, इस जगह में जाया करें या वहाँ से आया करें, क्योंकि बिना यातायात के साधन के हम कहीं भी आना जाना नहीं कर पाते। तो एक समय था जब इसे काला पानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ऐसी जगह में लोग बिल्कुल भी नहीं जाते थे जहाँ पे यातायात का साधन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ तक तो आज आपको मैंने करा दिया। इसके अगले वीडियो में मैं आपको एक और प्रश्न देने वाली हूँ। वो प्रश्न आपको इस पैराग्राफ से मिलेगा जो आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया गया है कि किसी भी इलाके की जो संपदा है उसका अभिशाप कैसे बन जाती है। संपदा यानी कि जो खासियत है उसकी, वही उसका श्राप कैसे बन जाती है। वो प्रश्न मैं आपको इस पैराग्राफ से समझाऊंगी और ये प्रश्न भी आपको बार बार पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अध्याय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं तो 4 से 5 प्रश्न ऐसे निकल कर आते हैं जो बहुत अनिवार्य होते हैं और जो बार बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।